सुप्रीम कोर्ट के सामने टाइम एंड अगेन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आए हैं। जैसे अगर दो लोग लिव इन रिलेशन में हैं तो क्या फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है क्या? फिर वाइफ का प्रॉपर्टी में राइट है हस्बैंड की, व्हाट इफ वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम ना हो या फिर दोनों के ही नाम ना हो, वो प्रॉपर्टी किराए की प्रॉपर्टी हो, तब क्या? और क्या वाइफ की सभी तरह की प्रॉपर्टीज में राइट है या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में राइट है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आया कि एज पर द एक्ट, कानून के अकॉर्डिंग, ये कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस की ये सिर्फ मेल मेंबर के खिलाफ हो सकती है। तो फीमेल मेंबर चाहे तो कितना भी डोमेस्टिक वायलेंस करे, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट तो हो ही नहीं पाएगी फिर। और ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल दे रहा है कि मेल मेंबर खुद डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा बल्कि एक फीमेल मेंबर के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस करवाएगा, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट हो ही नहीं पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी आंसर किया। तो आइए आज की वीडियो में इन डेप्थ तरीके से मैं आपको बताता हूं डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। तो एक एक करके जानेंगे सारी बातें। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ भी बात करने से पहले तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में होता क्या है। दूसरा, कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है। तीसरा, किस किस पर कंप्लेंट करी जा सकती है। क्योंकि पूरे कानून में डोमेस्टिक वायलेंस के हस्बैंड और वाइफ का जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र है एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट। एग्रीव्ड पर्सन वो जो कंप्लेंट कर सकता है, रिस्पोंडेंट वो जिस पर कंप्लेंट करी जा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पूरी वीडियो में हम इसको शॉर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलेंगे। सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है। ये कहता है ये डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल अब्यूज़ तो हो ही सकता है, साथ में इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। इमोशनल अब्यूज़ का एग्जाम्पल दिया है कानून में, जैसे अगर एक लेडी किसी बेबी को कंसीव नहीं कर पाई या फिर एक लड़के को जन्म ना देके एक लड़की को जन्म दिया और उस वजह से उसको ह्यूमिलिएट या इंसल्ट या टॉन्ट किया जा रहा है, तो ये इमोशनल अब्यूज़ में काउंट होगा और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फिर ये सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, किसी फीमेल की डिग्निटी को बिलोवर किया जा रहा है या डिग्रेड किया जा रहा है, दैट इज़ काउंटेड इन सेक्सुअल अब्यूज़। फिर ये मोनेटरी अब्यूज़ भी हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज़। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस, उसमें मैंने बताया कि वाइफ जिस स्टेटस में शादी के समय पे रह रही थी वही शादी के बाद भी रह सके, उस स्टेटस पे मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस दिलवाती है कोर्ट। तो एक बहुत ही खुराफाती व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा कि तब क्या अगर हम वाइफ को शादी के बाद खुद तो अच्छी तरह से रहें लेकिन वाइफ को बहुत ही जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जो उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है बहुत ही कम प्रोवाइड करें, तब तो मेंटेनेंस के समय में बहुत कम मेंटेनेंस देना होगा हमें। तो सर उनके लिए आंसर है कि अगर वाइफ को फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिसोर्सेज से डिप्राइव किया जा रहा है या प्रोहिबिट किया जा रहा है तो फिर वो इकोनॉमिक अब्यूज़ माना गया है और वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, और वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और भी ज़्यादा हार्श होंगे। अब नेक्स्ट टर्म है रिस्पोंडेंट। इसको सेक्शन 2Q ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइन किया है। रिस्पोंडेंट मतलब वो इंसान जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करी जाती है। एज पर लॉ ये एक एडल्ट मेल पर्सन होता है, एडल्ट मेल पर्सन। तो आ गया ना वही लूप होल जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। मतलब मेल पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता, लेकिन किसी फीमेल पर्सन के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस करवाए तो डोमेस्टिक वायलेंस है ही नहीं एज पर लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को सॉल्व किया 2016 के केस में हिरल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा में। तो सेक्शन 2Q में जो वर्ड है ना एडल्ट मेल, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो प्रोवाइजो है सेक्शन 2Q का जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, रेलेवेंट नहीं है, उसे डिलीट कर दिया। तो आज की तारीख में बेशक कानून में एडल्ट मेल वर्ड आज भी लिखा हुआ है क्योंकि वो लेजिस्लेचर वहाँ से डिलीट करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद से हमें वहाँ पे एडल्ट मेल पढ़ना ही नहीं है। किसी के भी खिलाफ ये कंप्लेन करी जा सकती है जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, क्योंकि इसे पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को हम सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इज एग्रीव्ड पर्सन। कौन इसमें कंप्लेंट कर सकता है? तो एग्रीव्ड पर्सन को सेक्शन 2A ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। एग्रीव्ड पर्सन इज वुमन, यानी फीमेल पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो रिस्पोंडेंट के साथ। ये किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, ये मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, एडॉप्टेड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, लिव इन पार्टनर हो सकती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने
2010 में डी वेलुसमी वर्सेस डी पेटकियामर के केस में सॉल्व किया। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो सेक्शन 2F डोमेस्टिक रिलेशन को डिफाइन करता है। इसमें एक टर्म है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को सुप्रीम कोर्ट इस केस में डिफाइन करती है। कहती है इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है या नहीं। जैसे समाज में जैसे दो पति पत्नी रहते हैं, जैसे अगर आपकी बात करूं तो जितने भी आपके आस पड़ोस में लोग हैं अगर वो लोग मैरिड भी हैं तो आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं ना वो दोनों मैरिड हैं, ना आप उनकी शादी में गए, लेकिन वो समाज में पति पत्नी की तरह जिस तरह रह रहे हैं वैसे ही अगर दो लोग पति पत्नी की तरह रहें तो वो रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज हो सकता है। अगर उसमें ये भी देखना है अपने को साथ साथ कि एक तो दोनों की जो एज है वो लीगल एज टू मैरी हो। दो बच्चे आपस में हैं उसे नहीं मानेंगे, लीगल एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। फिर उसमें दोनों अनमैरिड होने चाहिए। अगर दोनों आपस में ही मैरिड है तो वो मैरिज ही हो गया। किसी और से मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना जाता। फिर दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशन है वो वॉलेंट्री इन नेचर हो। अगर ये सारी बातें हैं तो उसको रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज कहा जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सारे तरह के लिव इन रिलेशन को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं कहा जा सकता। अगर दो लोग वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं या वन नाइट स्टैंड है तो उसको रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसके बारे में वीडियो में ही आगे बात करेंगे। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा के केस में आंसर किया कि कब लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज कहा जा सकता है, और इसके लिए बहुत सारी गाइडिंग फैक्टर्स दी, एक लिस्ट दी। ये सिर्फ गाइडिंग फैक्टर्स हैं, इंडिकेशन देते हैं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को भी एक्सरसाइज करेगी और डिसाइड करेगी कि वो लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जाएगा या नहीं। तो इसके लिए वो फॉलोइंग फैक्टर्स देखती है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन, कितने समय से दो लोग साथ में हैं। फिर वो देखेगी सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्ड हाउस होल्ड है या नहीं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर वो देखेगी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं दोनों आपस में शेयर करते हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंटली वो ये भी देखेगी कि जो दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है क्या वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए है या नहीं। या तो वो देखेगी दोनों के पहले से ही बच्चे हों, या फिर जो फिजिकल रिलेशन है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन हो, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा इंटेंशन क्लैरिफाई होता है कि दो लोग पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। फिर वही बात समाज के सामने किस तरह से रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, यानी समाज उनको पति पत्नी का दर्जा दे रहा है कि नहीं, ये भी कोर्ट देखेगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म में शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड कंसेप्ट से डिफाइन होगा कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है या नहीं। साथ ही में शेयर्ड हाउस होल्ड का अपने आप में एक बहुत बड़ा यूसेज है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जैसे सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वाइफ का, अग्रीव्ड पर्सन का, मैं कम करता हूँ, एग्रीव्ड पर्सन की जगह वाइफ बोलता हूँ। ऑल्दो एग्रीव्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी वीडियो के लिए आसान करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ बोलेंगे, क्योंकि कोर्ट में बीइंग द फैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस हस्बैंड वाइफ के ही हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो अंडर सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाइफ का प्रॉपर्टी पे अधिकार है, और उस प्रॉपर्टी से वाइफ को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। किस प्रॉपर्टी पे अधिकार है, कौन सी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकता? शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से। शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सेक्शन 2S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया है। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब आसान से आसान भाषा में आप समझिए घर, जिसमें लोग रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक घर आप मानिए, और ये घर किसी का भी हो सकता है। जो ये प्रॉपर्टी है ये किसी की भी हो सकती है, हस्बैंड की भी हो सकती है, वाइफ की भी हो सकती है, जॉइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेंटेड भी हो सकती है, ओन्ड भी हो सकती है, या फिर हो सकता है ये रेंटेड भी ना हो, ओन्ड भी ना हो, किसी के नाम पे ना हो, ये फैमिली, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो जिसमें हस्बैंड एक मेंबर हो। बिकॉज हस्बैंड एक मेंबर है प्रॉपर्टी फैमिली में, और वो फैमिली के साथ एक प्रॉपर्टी में रह रहा है, और वाइफ भी उस प्रॉपर्टी में रह रही है, तो वो एक घर है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो उसे भी शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। इट मीन्स हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी होना इज नॉट एन एसेंशियल। फिर एक सवाल आता है, कई बार क्या होता है लोग घर बदल लेते हैं कुछ समय बाद, या फिर कोई लोग किराए पे हैं तो किराए में तो बहुत जल्दी जल्दी घर बदलना पड़ता है, तो कौन से वाले घर को शेयर हाउस होल्ड बोलेंगे? तो इसी के लिए एक एक्सप्रेशन, एक फ्रेज दिया है सेक्शन 2S में ही, एट एनी स्टेज हैज लिव्ड, एट एनी स्टेज। तो एट एनी स्टेज को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है, एक्सप्लेन किया है सतीश आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा के केस में। ये बहुत लेटेस्ट रूलिंग है, अक्टूबर 2020 की। कोर्ट के अकॉर्डिंग
ये जो रिलीफ है ये इमीडिएटली रिलीफ देना है वाइफ को। द रीज़न बीइंग, किसी को घर से बाहर निकाल दिया, दोबारा से उसको रीसेटल करना में समय नहीं लगना चाहिए, इमीडिएट रिलीफ देना है। तो इसके लिए कोर्ट में जो फालतू क्वेश्चंस उठते उनसे बचाना था। जैसे कौन सी स्टेज पे जो घर है घर मानेंगे, जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल करी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस दिन, या जिस दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उस दिन। ये सब क्वेश्चन की सिरदर्दी से बचने के लिए और स्पीडी तरीके से काम करने के लिए एट एनी स्टेज वर्ड दिया है। बट सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी कि उस शेयर्ड हाउस होल्ड में कोई ना कोई तरह की परमानेंसी हो, दो लोगों का इंटेंट हो उसको शेयर्ड हाउस होल्ड मानने का, उस जगह का नेचर शेयर्ड हाउस होल्ड वाला हो। जैसे आप अपने घर को ही देखिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और किसी होटल कमरे में रहते हैं, दोनों में फ़र्क है ना। वहाँ आपके माइंड में होता है कि ये मेरा घर है, वहाँ तो होता है टेम्पररी रुकना है मुझे। लेकिन घर में एक नेचर है जगह का घर वाला, एक आपका इंटेंट है उसको घर समझने का। तो ये भी कोर्ट देखेगी एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो अगर एक शेयर हाउस होल्ड है तो वाइफ का उस शेयर हाउस होल्ड में अधिकार है, उसे कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। और ये अधिकार इतना स्ट्रांग है कि सेक्शन 19(1)(f) में सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन, मतलब वाइफ जिस तरह के शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती है उसी तरह का घर हस्बैंड की जिम्मेदारी है उसको प्रोवाइड करे। और अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो किराए पे लेके दे और किराया हस्बैंड भरेगा। मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ कि ये हस्बैंड और वाइफ पे सीमित नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन किसी भी तरह की महिला जो घर में रह रही है, कोई भी तरह की महिला कर सकती है जो डोमेस्टिक रिलेशन में है। ये कंप्लेंट किसी पर भी हो सकती है, नॉट इवन टू मेल, किसी भी तरह की मेल या फीमेल जो कि इकोनॉमिक अब्यूज़ करे, सेक्सुअल अब्यूज़ करे, फिजिकल अब्यूज़ करे या इमोशनल अब्यूज़ करे। तो ये है हमारे देश का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।